मैं सिकंदर खान। आज हम बात करें दहन के बारे में। देखो, दहन एक होता है तीव्र दहन, एक स्वतः दहन और तीसरा होता है विस्फोट। इस प्रकार हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला है तीव्र दहन। देखिए, तीव्र दहन का मतलब है जो ईंधन थोड़े से ताप से तुरंत जल जाता हो। जैसे हम गैस स्टोव को उठा घुंडी को घुमाकर जैसे ही गैस चालू करेंगे उसको तिली दिखाते वो तुरंत जलना शुरू कर देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो वो ईंधन या वो दहन जो तुरंत होता है वो तीव्र दहन कहलाता है। इसी प्रकार फास्फोरस जो कि एक अधातु है, उसको कमरे के ताप पर रख दिया जाए तो श्वेत फास्फोरस तुरंत वायु में जल जाती है। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो स्वतः दहन कहलाता है, क्योंकि उसे उसका ताप मिल जाता है। इसी प्रकार का स्वतः दहन फास्फोरस के अलावा कोयले की खानों में भी होता है, क्योंकि कोयले की खानों में धूल है जो कोयले से बनती है वो स्वतः दहन कर लेती है, क्योंकि उस धूल को भी कई बार निश्चित तापमान मिल जाता है और उससे बड़े बड़े खतरनाक अग्निकांड हो जाते हैं। और गर्मी के दिनों में हमने पहले भी पढ़ा था कि गर्मी के दिनों में कहीं कहीं घास आग पकड़ लेती है और पूरे जंगल को घेर लेती है, ये भी स्वतः दहन है। इसी प्रकार जब आकाश से बिजली गिरती है तो वो भी आग का कारण बन सकती है। इस प्रकार कई तरीके से स्वतः दहन हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी लापरवाही से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब हम जंगलों के अंदर पिकनिक पर जाते हैं तो जब कैंप फायर का आयोजन करते हैं अंतिम दिन, तो हम उस स्थान को ऐसे ही छोड़ आते हैं। हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्या हमने आग को पूरी तरीके से बुझा दिया है, अन्यथा वो दहन करती रहेगी। इस प्रकार गैस की दहन की स्थिति है वो तीव्र दहन है। फास्फोरस या कोयले की खानों में, घास में ये स्वतः दहन है। और तीसरा हम त्योहारों पे देखते हैं या अन्य शादी समारोह पर भी देखते हैं कि जो आतिशबाजी होती है, पटाखे चलाए जाते हैं, तो उनमें जो होने वाली अभिक्रिया है वो ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा करती है और उससे बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को विस्फोट कहते हैं। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। इस प्रकार हम दहन देख रहे हैं, वो 3 तरह के दहन का जिक्र हमारे इस पाठ में किया गया है: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। अब हम बात करते हैं ज्वाला की। देखिए, ज्वाला है वो अलग अलग स्रोत की अलग अलग प्रकार की ज्वाला होती है, क्योंकि इनमें रंग में भी अंतर होता है और इनमें निकलने वाले धुएं की मात्रा में भी अंतर होता है। जैसे हमें चित्र के अंदर एक मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वाला का चित्र दिया गया है। हम देख पा रहे हैं कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो हमें चित्र के अंदर लगभग पीली सी रंग की ज्वाला दिख रही है, जबकि गैस की ज्वाला है उसका रंग नीला है। इसका कारण क्या है? देखिए, नीली ज्वाला है उसका कारण ये है कि वो एक पूर्ण दहन है, और जहाँ पूर्ण दहन होता है वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, जहाँ न तो धुआं बनेगा और ना ही राख बनेगी। ऊष्मा हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरे चित्र के अंदर हम मिट्टी के तेल के लैंप में देख रहे हैं तथा मोमबत्ती में देख रहे हैं, इनकी ज्वालाएं भी अलग अलग हैं। ठीक है, इनकी ज्वाला के अंदर अंतर होने का कारण यही है कि इनके जो जलने की स्थिति है वो पूर्ण दहन की, आंशिक दहन की या अपूर्ण दहन की होती है, इसलिए इनकी संरचनाओं के अंदर थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। अब हम ज्वाला की संरचना से संबंधित क्रियाकलाप 6.5 देखते हैं। देखिए, एक मोमबत्ती को जलाते हैं और जलाने के पश्चात
हमें कांच की नली को संडासी से पकड़कर उस मोमबत्ती के पास लेके आते हैं और उस कांच की नली का एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला, मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के पास लेकर आते हैं। जो अकंपित ज्वाला है वो अदीप्त क्षेत्र है, अर्थात वहाँ हमें अंधेरा सा दिखाई देता है। तो अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में जब उस कांच की नली को लाया जाता है और उस कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक माचिस है, उसकी तीली जलती हुई लाते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ज्वाला पीछे वाले भाग पर भी उत्पन्न होती है। अब बात ये उठती है कि माचिस की तीली के पास पीछे वाले भाग पर ज्वाला क्यों उत्पन्न होती है। अब देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वो वाष्पित पदार्थ ऊपर उठता है और ऊपर उठने के कारण वो ज्वाला का निर्माण करता है। इसीलिए कांच की नली के दूसरे सिरे पर मोमबत्ती से वाष्पित पदार्थ गए और उन्होंने तीली को ज्वाला प्रदान की। इसी प्रकार मोमबत्ती की बात नहीं है, अगर मिट्टी के तेल को जलाएं तो उसी प्रकार की क्रिया यहाँ होती है और पदार्थ वाष्पित होकर गति करता है। लेकिन विशेष बात यह, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता, इसलिए वो किसी प्रकार की ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। जैसे कि हमें ऊपर वाले टेबल में दे रखा है कि ये देखिए कि कौन सा पदार्थ है जो ज्वाला दे रहा है। देखो, ऊपरी पर हमें मोमबत्ती दे रखी है और 4 नंबर में हमें दे रखा है मिट्टी के तेल वाला स्टोव। तो ये चीज़ें हैं वो हमें ज्वाला देंगे, कारण ये वाष्प बनाएंगे, वाष्पित पदार्थ बनाएंगे। लेकिन लकड़ी का कोयला इस प्रकार की किसी वाष्प का निर्माण नहीं करेगा। अगर वो इस प्रकार की वाष्प का निर्माण नहीं करेगा तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। वाष्पित पदार्थों के कारण ही ज्वाला उत्पन्न होती है। अब हम एक दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। हम मोमबत्ती की ज्वाला जहाँ स्थिर हो, उस स्थिर ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में अर्थात दिखाई देने वाले क्षेत्र में ध्यान रखें, पहले जो हमने क्रियाकलाप किया था उसमें हमने अदीप्त क्षेत्र को चयन किया था, लेकिन अब यहाँ हम दीप्त क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो उस मोमबत्ती की ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक कांच की पट्टी को लगभग संडासी की सहायता से हम 10 सेकंड के लिए पकड़े रहते हैं। 10 सेकंड पकड़े रहने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कांच की प्लेट पर गोल काला धब्बा बन गया। देखिए, कांच की प्लेट पर ये गोल काला धब्बा बना है, ये ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित वो कार्बन के कण हैं जो जले नहीं हैं। अर्थात दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का जमाव उस कांच की पट्टी पर हो जाता है। इसका मतलब जो दीप्त क्षेत्र है वहाँ सबसे कम ऊष्मा होती है, वहाँ बिना जले कण होते हैं। एक पतले लंबे तार को यदि हम लें और उसको किसी चिमटे की सहायता से पकड़ के रखें और 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र के पकड़ कर रखें, तो ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ रखते हैं तो हम ध्यान देखते हैं तार का जो भाग ज्वाला के कुछ ही बाहर है वो भाग रक्त तप्त हो जाता है। ज्वाला के अंदर जो भाग रहेगा वो भाग काला दिखाई देगा, जबकि बाहर वाला भाग है वो रक्त तप्त लाल हो जाता है। इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल जाता है ज्वाला के बाहर का जो अदीप्त क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अर्थात ज्वाला का बाहरी अदीप्त भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वहाँ ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसीलिए हमें पूछा जाए कि सोने चांदी को पिघालने के लिए सुनार है वो धातु की फूंकनी की ज्वाला का सबसे बाहरी भाग इस्तेमाल क्यों करता है। देखिए, सुनार सोने चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी की ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को इसीलिए इस्तेमाल करता है कि वो बाहरी भाग सबसे अधिक तापमान वाला है और इसी कारण उस जगह का पूर्ण दहन हुआ है।
तो वो फूंक से वो सोने चांदी को गलाने का काम आसानी से कर सकता है, इसलिए वो उस ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को इस्तेमाल करता है। यहाँ देखिए मोमबत्ती है, उसके चित्र को देखिए, ध्यान रखना मोमबत्ती के चित्र को बिल्कुल अच्छी तरह से देखना, 2-3 बार बना के देखना कि कहाँ क्या स्थिति है। देखिए हम मोमबत्ती को देख रहे हैं, देखो मोमबत्ती का जो बिना जला क्षेत्र है वो सबसे अंदर का होता है और वो बिल्कुल काला दिखाई देता है, वो वहाँ है जहाँ हमें धागा दिखाई दे रहा है। यानी मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है जो बिना जला होता है। उस काले के बाहर जो आंशिक दहन वाला भाग होता है वो मध्य भाग है, उसका रंग पीला होता है और ये भाग कम गर्म होता है। लेकिन हम उसके बाहर देखें तो बाहर पूर्ण दहन वाला बाहरी भाग नीला होता है और ये बाहरी भाग जो नीला होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि इसका पूर्ण दहन होया हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं ईंधन क्या है। देखिए हर वो पदार्थ जो जलकर उष्मा देता हो ईंधन कहलाता है, ठीक है, हर पदार्थ जो जलकर उष्मा देता हो ईंधन कहलाता है। लेकिन ईंधन अच्छा कौन सा है? अच्छा ईंधन वो होता है जो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाए, जो हमारे लिए सस्ता हो और उसका लाना ले जाना आसान हो और वायु में सामान्य दर से सुगमता से वो जल जाता हो, अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो तथा कोई अवांछित पदार्थ नहीं उत्पन्न करता हो। लेकिन हम अगर नज़र दौड़ा के देखें तो संभवतः ऐसा आदर्श ईंधन ढूंढना मुश्किल है जो ये सभी आवश्यकताएं पूरी करता हो। लेकिन हमें इस प्रकार के ईंधन की खोज में निरंतर लगे रहना चाहिए जो आदर्श ईंधन के रूप में हमारे सामने आ सके और जो सस्ता हो, लाना ले जाना आसान हो, उपलब्ध आसानी से हो जाए, सुगमता से जल जाए, किसी प्रकार का अवांछित पदार्थ न उत्पन्न करे। ठीक है, इस प्रकार हमें आदर्श ईंधन की तलाश करनी चाहिए। ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता को साधारण रूप में हम मान सकते हैं कि वो किस तापमान पर जलेगा और कितनी ऊष्मा देगा। देखिए किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाया जाए, किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाया जाए और उसके पूर्ण दहन से जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा हमें मिलेगी वो ऊष्मीय मान कहलाएगी। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति ग्राम के अंदर मापा जाता है। यहाँ नीचे दिए गए हैं ईंधन के 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन के रूप में हम देखते हैं कोयला, उपले, लकड़ी आदि हैं। द्रव ईंधन के रूप में हम मिट्टी के तेल को देखते हैं और प्राकृतिक गैस को हम गैस ईंधन के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ गोबर गैस भी एक गैस ईंधन के रूप में काम आता है। अब हमें यहाँ दे रखा है कि विभिन्न ईंधन हैं और उनके ऊष्मीय मान भी अलग अलग हैं। जैसे हम 1 किलो उपले जलाएं तो हमें वो 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा देता है। यहाँ अलग अलग हम देख रहे हैं कि अगर हम सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान की बात करें तो हमें लास्ट देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन है, उसका ऊष्मीय मान 1,50,000 किलो जूल है प्रति किलोग्राम है। तो इसलिए हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो रही है कि गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस और हाइड्रोजन, ये कौन कौन से ईंधन हैं और कितनी कितनी मात्रा में ये हमें उसमें ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। अब हम बात करते हैं ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनसे हम किस प्रकार बचें। देखिए ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब वो कैसे है? सबसे पहले 1 नंबर हम देखते हैं
कि जब लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसा ईंधन है, वो कार्बन ईंधन जब जलेगा तो बिना जला हुआ कार्बन कण छोड़ता है, और ये बिना जले हुए कार्बन कण हैं, ये सूक्ष्म कण होते हैं और बहुत ही खतरनाक प्रदूषक की तरह काम करते हैं और दमा और श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। देखो इनका ज़्यादा असर कहाँ है कि सर्दियों में लकड़ी का उपयोग और घरेलू ईंधन का उपयोग लोग ज़्यादा करते हैं। हालांकि अब इनका उपयोग है वो कोयला और एलपीजी गैस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी सर्दियों में लकड़ी और घरेलू ईंधन का उपयोग हो रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यही उपयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उनके लिए वो सस्ती रहती है। लेकिन इस लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में जो धुआं निकलेगा वो मनुष्य के लिए हानिकारक होगा और वायु प्रदूषण का कारण बनेगा, मनुष्य में श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करेगा। हमें विशेष बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि पौधों से हमें बहुत सी सामग्रियाँ मिलती है, केवल लकड़ी नहीं है, पौधों से हमें बहुत सी सामग्रियाँ, कोई औषधीय सामग्री हो सकती है, कोई फल सामग्री हो सकती है, जैसे हमें लकड़ी, गोंद, फल, अन्य सामग्रियाँ, औषधि ये हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। लेकिन पेड़ों का इस्तेमाल इसी प्रकार होता रहा और इनको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा तो ये हमें नहीं प्राप्त होंगे। तो वनों उन्मूलन के कारण पर्यावरण है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमें लकड़ी के कटाव को जहाँ तक संभव हो सके रोकना होगा। दूसरी हम बात करें कि ईंधनों का जब अपूर्ण दहन होता है तो वो अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है जो अत्यंत विषैली है। अक्सर हमें पूछा जाता है कि सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर या कोयले जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। देखिए, बंद कमरे में सर्दियों में अक्सर लोग हादसे का शिकार होते हैं। कारण क्या है कि बंद कमरे में जो ऑक्सीजन होती है वो ईंधन को जलाने में काम आ जाती है और ऐसी स्थिति के अंदर उस ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। उस अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस श्वसन के साथ हमारे शरीर में चली जाती है और हमें मुश्किल में डाल देती है। कई बार कमरे में सो रहे लोग हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उनमें अधिक चली जाती है। अतः हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से होने वाले इस हादसों से बचने के लिए कभी भी कमरों के अंदर जलती हुई सुलगती हुई आग को नहीं रखना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं विश्वोषण के बारे में। देखो, ईंधन का दहन होगा तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। विशेष याद रखना है, ध्यान रखना है, जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन वहीं जब ईंधन है उसका अगर पूर्ण दहन हो जाए तो पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा यदि बढ़ती रही, अधिक होती रही, तो वो वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। वैश्विक उष्णन यानी बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रभाव है। तो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण बहुत से नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो हो सकता है बर्फ़ के पहाड़ अर्थात हिमनद पिघलने लग जाए। अगर वो पिघलते हैं तो पानी समुद्रों में आता है और समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। हो सकता है तटीय क्षेत्र है उनके अंदर जलमग्नता की स्थिति आ जाए, या फिर हो सकता है निचले तटीय क्षेत्र पूरी तरीके से जल में डूब जाए। अतः हमें बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करना होगा ताकि वैश्विक उष्णन की क्रिया को रोका जा सके। 4 नंबर हमें बताया गया है कि कोयला और डीजल उसके दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड इनसे निकलेगी कोयले और डीजल के दहन से, वो अत्यंत दमघोटू और संक्षारक प्रकृति की गैस होती है। इसके अलावा जब पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैस से ऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी बहुत से मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इन चीज़ों के अंदर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं और यही ऑक्साइड बरसात के जल में घुल जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों के मिलने के कारण हो जाती है और अम्लों के रूप में नीचे आती है।
अम्ल वर्षा है वो हमारे लिए अनेक तरह से नुकसानदायक है। वो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, भवनों इमारतों को कमज़ोर कर देती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुंचाती है, मनुष्यों के अंदर भी ये चमड़ी संबंधी रोग उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार अम्ल वर्षा है वो हर दृष्टि से हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें इस प्रकार की स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की जगह अब सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, जिसके कारण सीएनजी एक अच्छा और स्वच्छ ईंधन है। तो हमें इस प्रकार की उपरोक्त कारणों से होने वाली हानि से या नुकसान से बचने का एक अच्छा विकल्प उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद।